चलो तो देखो, हमने लास्ट क्लास में जो मेन डिप्रिसिएशन चैप्टर शुरू करा था, है ना, तो उसमें पहले बेसिक मीनिंग तो लिख लिया था कि क्या होता है, वो सब तो चलो बेसिक बातें हो गई। मेन चीज़ था हमारा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कि आपको 4 तरीके बताए थे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो वो एक बार ध्यान से मेरे साथ दोबारा देख लो, सुन लो। ठीक है, पहला तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है मशीन की, तो हम हर साल उसी ओरिजिनल कॉस्ट पर अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हैं, तो इसीलिए वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम आता रहता है। ठीक है, बाकी उसको अगर हमें निकालना पड़े खुद से, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, ये उसका बेसिक फार्मूला हो गया। बाकी परसेंटेज हमें निकालनी पड़े तो डेप्रिसिएशन जो भी है डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100, अदरवाइज वो वैसे हमें दे रखा होता है। ठीक है, बस तो एसएलएम मेथड में तो इतनी बात ध्यान रखनी है। बाकी इस मेथड में जो एसेट की वैल्यू होती है वो ईयर के मतलब लाइफ के एंड में क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इस मेथड में आपका एसेट जो है अंत में जाके ज़ीरो हो जाता है। फिर दूसरा मेथड होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या जिसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें आपका हर साल डेप्रिसिएशन कम होता रहता है, क्योंकि आप हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हो, लेकिन इसमें एसेट की वैल्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। फिर इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट बताया था कि कुछ एसेट्स जिनकी रिपेयर की कॉस्ट आगे जाके बढ़ती रहती है, और उस तरह के एसेट में जब हम WDV मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हमारे P&L अकाउंट पर बर्डन जो है वो कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि इसका लॉजिक ये था, रिपेयर्स तो आपके बढ़ते रहते हैं पर डेप्रिसिएशन कम होता रहता है, तो इसीलिए खर्चा ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसके बाद डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो वो तो एक छोटा सा टर्म था। फिर कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे जिसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन वो तो आप जानो, आपका काम जाने। उसके बाद तीसरा मेथड था सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, SYD, वो अच्छे से देख लो क्योंकि वो नया था। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में भी डेप्रिसिएशन कम होता रहता है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 होता रहता है। और सम ऑफ ईयर्स डिजिट का मतलब एक फॉर्मूला था मैथमेटिकली, n × n+1/2, तो वो सम ऑफ ईयर डिजिट होता है। बाकी मैंने उसको सिंपल आपको बताया था, अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना हो, वैसे तो फॉर्मूला ये है, रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर अपॉन SYD इंटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। नहीं तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको कभी भी डेप्रिसिएशन निकालना हो तो आप ऐसा लिख लो, जो भी लाइफ दे रखी है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो अगर 6 साल दे रखे हैं तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा लिख लो, और जिस भी साल का डेप्रिसिएशन निकालना है उसके रेशो में आप डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कैसे मर्जी भी कर सकते हो। और चौथा मेथड था बेसिकली लास्ट जो था, उसमें था कि कुछ एसेट्स होते हैं जो आपकी लाइफ या तो आवर्स में बताते हैं, जैसे प्रोजेक्टर 5000 घंटे चलेगा, या यूनिट्स में बताते हैं, या टन्स में बताते हैं। तो इसमें हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल करा था, जिसमें आपको जितना भी एनुअल आपने यूज़ करा उसको डिवाइड करना है टोटल कैपेसिटी से और इनटू करना है डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो ये आपको लास्ट एग्जांपल ये करवाया था। तो एक बार आप मुझे बताओ कि चारों मेथड्स का फॉर्मूला, लॉजिक वो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो चारों में नहीं होनी चाहिए वैसे तो खैर, और बाकी तो धीरे धीरे क्वेश्चन और करते करते भी आप परिपक्व हो जाओगे। चलो, तो मतलब हमने बेसिकली मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन तक कर लिया था। तो आज की कहानी शुरू करते हैं नए पेज से। ठीक है, तो बेसिकली आज से हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। तो आज हमें अकाउंट्स की क्लास करनी है, जैसे लास्ट तो हमने मैथ्स की क्लास करी थी, है ना, तो अब अकाउंट्स की क्लास करनी है, क्योंकि अब हमारी आज की हेडिंग है अकाउंटिंग। तो आज फाइनली जो है हम अपने अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो अकाउंटिंग। तो आज हमें अकाउंटिंग सीखनी है। चलो ठीक है, तो अकाउंटिंग में लिखना देयर आर
two approaches, there are two approaches, डैश डाल के A, when provision for depreciation account, when provision for depreciation account is not maintained, or B, when provision for depreciation, when provision for depreciation account is maintained. ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लो और इसको एक कर्ली ब्रैकेट में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो दो एरो बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं केस ए और केस बी, केस ए और केस बी। चलो, तो मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुना के समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मान लो हम एक मशीन परचेज करते हैं, ठीक है। मान लो हमने 100 रुपए की एक मशीन खरीदी। तो मशीन खरीदने के लिए हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सही। तो आप दोनों तरफ ऐसी एक डेमो एंट्री लिख लो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मान लेते हैं हमने एक मशीन खरीद ली। अब हमारा मुंशी कहता है कि चलो भाई 10% इसमें डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो जब हम 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 10 रुपये। है ना। तो हमारा मुंशी जो एंट्री करता है, वो एंट्री के लॉजिक से आपको समझाता हूँ। मुंशी कहता है 10 रुपये का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, मुंशी क्या कहता है? 10 रुपये का एक्सपेंस हो गया, तो इसीलिए एक्सपेंस को डेबिट कर देता है ना। तो एक्सपेंस को डेबिट कर देता है। लेकिन जो क्रेडिट करते हैं वो मेन डिफरेंस है दोनों मुंशियों में या दोनों केसेस में। पहला मुंशी कहता है कि मैं अपने एसेट की वैल्यू कम करूंगा। तो वो अपने एसेट की वैल्यू क्या करता है? कम करता है। तो वो अपने मशीन की वैल्यू को 10 रुपये कम करने के लिए मशीन को क्रेडिट कर देता है। तो पहला मुंशी जो है वो तो अपने एसेट की वैल्यू कम करता है। तो पहले यहाँ तक ओके। लेकिन दूसरा मुंशी ऐसा नहीं करता। दूसरा मुंशी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मशीन की वैल्यू कम नहीं करूँगा, मशीन तो मेरी कॉस्ट पर ही चलती रहेगी, मतलब मशीन को तो मैं 100 रुपये ही दिखाता रहूँगा। तो वो मशीन की वैल्यू कम नहीं करता, मतलब वो एसेट की वैल्यू कम नहीं करता। वो कहता है मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट करता हूँ, मैं लाइबिलिटी बढ़ा देता हूँ। तो वो लाइबिलिटी बढ़ा देगा। तो लाइबिलिटी का एक नाम रख दिया हमने, क्या? प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजंस जो होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, आपको पता है ना। तो वो एक लाइबिलिटी बनाता है, उस लाइबिलिटी का नाम रखता है प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बस आपको ये डिफरेंस समझ आना चाहिए कि कभी कभी मुंशी पहला मेथड फॉलो करता है और कभी कभी मुंशी दूसरा मेथड फॉलो करता है। तो वैसे तो क्लास 11th में अगर आपको याद हो, डेप्रीसिएशन चैप्टर में ये बात बताते ही हैं, वैसे तो 12th में भी होती है। बट आपको लॉजिक क्लियर होगी कि दोनों में अकाउंटिंग लॉजिक क्या चल रहा है।
तो पहला वाला तो अपने एसेट की वैल्यू कम करता है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में शो करता है। मतलब इसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, जस्ट आपके आँखों को सुकून देने के लिए मैं बना दूँ अगर, तो पहला मुंशी जो है वो बेसिकली अपने मशीन की जो कॉस्ट है 100 रुपये, उसी में से डेप्रीसिएशन 10 रुपये घटा देता है और अपनी मशीन की वैल्यू को कितना दिखा देता है, 90। लेकिन दूसरा मुंशी ऐसा नहीं करता। दूसरा मुंशी जो है वो मशीन की वैल्यू को 100 ही दिखाता रहता है, कहता है मशीन तो 100 की ही है, और एक लाइबिलिटी दिखा देता है प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन 10। लेकिन आप अगर सीए की निगाहों से देखो तो दोनों बैलेंस शीटें सेम ही है ना, कोई फ़र्क तो है नहीं। तो बस, तो ये बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब आप छोटा सा स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो पहला मुंशी एसेट की वैल्यू कम करता है, दूसरा मुंशी जो है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन दिखाता है, वो लाइबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसको भी आप एक करली ब्रैकेट में कवर कर लेना, फिर उसके नीचे लिखते हैं when the asset is sold, then there are two methods, फिर डैश डाल लेते हैं। when the asset is sold, then there are two methods। तो जब हम एसेट को बेच देते हैं अपने, तो एसेट को बेचने के लिए भी दो तरीके होते हैं। तो पहले आप लिख लो ए, पहला होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और दूसरा होता है बी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड और दूसरे वाले में नॉट प्रिपेयर्ड। तो जब हम अपने एसेट को बेच देते हैं तो या तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसको पहले फ़नी वे में समझाने के लिए, जब तक आप लिख रहे हो, मैं कुछ ड्राइंग बना दूं कि दोनों में क्या अंतर है। तो आपके घर में कूड़ा होता है और ये एक बड़ा सा कूड़ेदान है, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि आपके घर में जो कूड़ा है, पहले वो आप अपने एक छोटे से डस्टबिन में डालते हो और फिर वो उस छोटे से डस्टबिन से होते हुए बड़े कूड़ेदान में पहुंच जाता है। दूसरा तरीका है कि आपके पास कूड़ा है और आपने अपने घर की छत से सीधा वो कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया, ठीक है। तो मतलब ये तो फनी कहानी हो गई। अब इसी तरह बस कूड़े की जगह आप समझ लो एसेट, कूड़े की जगह क्या समझ लो, एसेट। तो कभी कभी हमें अपना एसेट बेचना होता है, मतलब कूड़े की जगह समझ लो एसेट, और बेचने को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोज। बेचने को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोज। तो एसेट बेचते समय कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको डिस्पोजल अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करते हैं और फिर बेचते हैं। पहले एसेट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में, और फिर उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और कभी कभी आप कहते हो कौन डिस्पोजल अकाउंट बनाए, सीधा जो आपका एसेट है उसको सीधा वहीं से वहीं बेच देते, क्या तो बेचो, ठीक है। तो बचपन में वैसे एक जनरली क्लास 11th में बच्चा वो वाला मेथड कर रहा होता है, क्योंकि स्कूलों में डिस्पोजल अकाउंट कटवा देते हैं जनरली, आमतौर पे टीचर कहते हैं क्या करोगे सीख के, है ना। तो बच्चा भी कहता है छोड़ो फिर,
लेकिन दो तरीक़ों से एसेट बेचा जा सकता है। तो आप डिस्पोजल अकाउंट बना के अंदर पहले उसको डालो, फिर वहाँ से बेचो, नहीं तो सीधा भी बेच सकते हो। तो वो हम अभी सीख जाएंगे खैर डेमो करके। तो बेसिकली कुल मिलाकर अकाउंटिंग करने के ये तौर तरीके होते हैं। तो ये मतलब ड्राइंग आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, अगर समझ आ गया तो भी ठीक है ना। तो वो हम करके देखेंगे। तो देखो, अब ये देखो, अगर आप इस अकाउंटिंग के मॉडल को समझो तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। टोटल आपके 4 केसेस बन सकते हैं अकाउंटिंग करने के। टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? 4। तो ध्यान से देखना परम्यूटेशन क्या क्या हो सकती है। या तो आपको पीएफडी अकाउंट क्या बोलेगा, मेंटेन नहीं कर रहे, है ना। या तो क्या बोलेगा, पीएफडी अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, और या फिर क्या बोल देगा कि पीएफडी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। तो या फिर क्या बोल देगा, पीएफडी अकाउंट क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। क्योंकि दो तरह के मुंशी होते हैं। पहला मुंशी तो एसेट की वैल्यू कम करता है, और दूसरा मुंशी जो है वो लायबिलिटी शो करता है ना। तो दो तरह के मुंशी हो गए। तो इनको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो काले वाला जो है वो पहला मुंशी, नीले वाला जो है वो दूसरा मुंशी। दो तरह के मुंशी हो गए। अब उन दोनों में भी कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि जब वो एसेट बेच रहे हैं तो हो सकता है डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हों, या हो सकता है डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे हों। तो अगर आपने परम्यूटेशन चैप्टर पढ़ लिया होगा गणित में, तो 2 × 2, तो टोटल कितने परम्यूटेशन बन गए? 4। तो टोटल मतलब अकाउंटिंग करने के 4 तरीके हो सकते हैं आपके क्वेश्चन के अनुसार। मतलब क्वेश्चन में टोटल 4 तरह की अकाउंटिंग के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। कह सकता है पीएफडी अकाउंट बना रहे हैं हम, कह रहे हैं नहीं बना रहे हम। क्वेश्चन कह देगा डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं हम, कह देगा नहीं बना रहे हम। तो मतलब वो कुछ भी इस तरह के 4 कॉम्बिनेशंस आपके सामने पेश कर सकता है। ये उसकी चालाकी हो सकती है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ के आपको कोशिश करते हैं, चारों ही पेतरे सिखा देते हैं, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आए हम अपने पेतरे में सफल रहें, है ना। बट समझ रहे हो अकाउंटिंग का कैसा खेल हो सकता है। तो 4 तरह से खेल हो सकता है ना, 5वां कुछ नहीं होगा। चलो तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एग्जाम्पल ही लिख लो आप। तो हम इस एग्जाम्पल से चारों केसेस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नाम हेडिंग ही डाल देते हैं ताकि बाद में इन्हीं को यूज़ कर लेंगे। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। चलो तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखना ऑन 1 अप्रैल 2025 मशीन परचेज्ड फॉर ₹2 लाख। तो सबसे पहले मशीन खरीदते हैं हम 2 लाख रुपए की। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 10% पर एनम WDV। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए WDV ले रहा हूँ, है ना। SLM ले लूँगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 10% पर एनम WDV। तो क्या बटन दबा रहे हो कैलकुलेटर में पटपट? क्या आंसर आया? अभी क्या कैलकुलेटर दबा रहे हो? ऑन 1 अक्टूबर 2026 machine is sold for ₹10
1,00,000। चलो बस, तो हमें 3 ही बातें चाहिए, ठीक है। तो हम ये कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, ये सब एनालिसिस कर रहे हैं, अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर बना लो, आप ड्रॉ कर सकते हो अपने समझने के लिए। 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा। इसी तरह अगला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2027 को ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमने मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2025 को, तो ऐसे लिख लेता हूँ M, और इस M को बेचा कब? इस M को बेचा आपने 1 अक्टूबर 2026 को। तो इस पॉइंट पर आकर बेच दिया। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर का काम आप कर लेते हैं। तो मशीन जो है आपने खरीदी 2 लाख रुपए की, तो पहले वर्ष इसका 10% डेप्रीसिएशन निकालो। कितना आएगा डेप्रीसिएशन? 20,000। ठीक है, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? बता देना जहाँ आपको गड़बड़ लगे। तो बताओ 1 साल बाद इसकी बुक वैल्यू क्या बची? 1,80,000। ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या बच गई? 1,80,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब पहले तो ये बताओ कि अब जब नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट पर करोगे या रिड्यूसिंग बैलेंस पर करोगे? रिड्यूसिंग बैलेंस पर, है ना, 1,80,000 पर, राइट। तो अब अगले साल का आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, लेकिन अब सिर्फ कितने माह का निकालना पड़ेगा? 6 मंथ्स का, 6 महीने का। तो क्लियर है भाइयों बहनों ये बात? ठीक है, तो 6 महीने का निकालो डेप। 9,000। तो पहले ये दोनों फिगर से बताओ आप संतुष्ट हो? किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा? ठीक है, सबको ओके? ठीक है, तो 1 अक्टूबर को इसकी बुक वैल्यू क्या बच गई? 1,71,000। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और अब आखिरी चीज़ और बता दो, इसको हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया। बहुत बढ़िया, तो देयरफॉर बस यही पूछना था। तो कितना लॉस हो गया? 71,000। चलो, तो ये आप ड्रॉ कर लो, ये फिगर्स आप लिख लो। तो देखो मज़ेदार बात ये है कि हमारी फिगर्स सेम रहेंगी, लेकिन इन्हीं फिगर्स को देखो मैं 4 अलग अलग तरह से करके दिखाऊंगा, 4 तरह से अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा, फिगर्स यही रहेंगी। देखो अच्छी बात ये है, तो मतलब फिगर्स पहले क्लियर करनी है, पहले कैलकुलेशन पोर्शन सबको क्लियर हो गया, ताकि जब मैं अकाउंटिंग करूं तो कोई बच्चा मेरे बाल नोचने ये तो नहीं आएगा कि सर 20,000 कहाँ से आया, 9,000 कहाँ से आया, 71 का लॉस कहाँ से आया। ये सब फिगर्स क्लियर हैं पहले सबको? ठीक है, ऑनलाइन के चीज़ तो फिगर्स क्लियर हैं, बताओ, ताकि अकाउंटिंग 4 तरह से, सेम क्वेश्चन को 4 तरह से करेंगे हम, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। चलो क्लियर है, तो फिगर सबको क्लियर है? ओके, तो पहले लिखते हैं केस 1। ठीक है, तो केस 1 कौन सा है? ऊपर ही देख लो, पीएफडी नॉट मेंटेन लेकिन डिस्पोजल मेंटेन। चलो ठीक है, तो केस 1 करते हैं, आ जाओ पहले। तो केस 1 में आप बनाओ एक मशीन अकाउंट का ढांचा,
ठीक है, तो थोड़ा जल्दी बना लेना। इसमें अभी सुंदरता पे फोकस नहीं करना, तो जितना गंदा बना सकते हो उतना गंदा बनाना, ठीक है। तो हमारा फोकस सुंदरता पर नहीं है। तो बस 9 लाइनों का बना लो, ठीक है। तो एक बना लो मशीन अकाउंट और दूसरा बना लो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीन डिस्पोजल तो बस 4 लाइन का ही बनता है। तो एक बना लो मशीन अकाउंट, एक बना लो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, बस, ठीक है। चलो ठीक है, तो करता हूँ शुरू अब। तो देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को मशीन खरीदने की आप जर्नल एंट्री ऐसी मन में सोच लो। मशीन खरीदने के लिए हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर उसकी पोस्टिंग मशीन अकाउंट में करनी हो तो आप 1 अप्रैल की डेट लिख के क्या लिख लोगे? टू बैंक अकाउंट, सही। तो लिख लो 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब है आपने मशीन खरीद ली, आपने मशीन परचेज कर ली। अब इसका जो डेप्रीसिएशन निकाला आपने पहले साल का 20,000, तो ये वाला मुंशी तो देखो कहता है कि हम डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे? मशीन की वैल्यू से कम कर लेंगे। तो पहला मुंशी तो यही करता है, तो इसीलिए वो मशीन की वैल्यू देखो कम कर लेगा। तो 31 मार्च 2026 को उसकी एंट्री है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो वो देखो 20,000 रुपये से क्या कर रहा है? मशीन की वैल्यू को कम कर रहा है। तो क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये कि 1 साल बाद इसकी मशीन की वैल्यू क्या बच गई है? 1,80,000, राइट। तो ये पहला मुंशी है एक तरह से। तो पहला मुंशी जो है वो एसेट की वैल्यू कम कर लेता है, कहता है एसेट की वैल्यू कम हो गई, अब हमारा एसेट सिर्फ 1,80,000 का बच गया। तो अब जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026, तो हम टू बैलेंस BD 1,80,000 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत? अब दूसरे साल जब आगे बढ़े तो दूसरे साल का डेप्रीसिएशन कितना है? दूसरे साल का डेप्रीसिएशन है 9,000, है ना? 9,000। तो अगेन मुंशी कहता है 1 अक्टूबर को, क्योंकि 6 महीने का ही लिखना है, तो वो मशीन की वैल्यू को 9,000 रुपये कम कर लेता है बाय डेप्रीसिएशन 9,000। तो ये मुंशी जो है डेप्रीसिएशन से मशीन की वैल्यू हमेशा क्या करता है? कम करता रहता है। तो क्लियर हो गया जी? तो मशीन की क्या वैल्यू बच गई? 1,71,000। तो ये हमारा एक तरह से कूड़ा तैयार हो गया। अब ये कूड़ा आप अपनी छत से सीधा फेंक रहे हो या पहले डस्टबिन में डाल के फिर बाहर जाएगा? पहले डस्टबिन में जा रहा है, ये वाला यही मेथड है ना, केस 1। तो अब देखो कैसे डस्टबिन में जाएगा। अब हम इस 171 को कहते हैं कि भाई तुम्हें ना डस्टबिन में डाल रहे हैं पहले, अभी सीधा बेचेंगे नहीं। तो इसे हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, कहते हैं भाई तुम इधर आओ, यहाँ से तुम्हें बेचा जाएगा। तो समझ आ गया खेल? तो बस ये एरो बना लो, मुझे मेन यही एरो सिखाना था। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बेचने के लिए
डिस्पोजल में पहले ट्रांसफ़र करते हैं कि भाई तुम डिस्पोजल में जाओ, वहाँ बेचे जाओगे, डायरेक्ट नहीं बेचना। कहाँ बेचना है? डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर को हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब पर्टिकुलर क्या लिखना है? वैसे तो आप लेजर की क्रॉस पोस्टिंग की समझ रखते होंगे, तो मशीन अकाउंट में तो लिख दोगे बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, राइट। और डिस्पोजल अकाउंट में लिख दोगे टू मशीन अकाउंट। तो हमने बेसिकली इस मशीन को अब यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। तो हमने अपनी मशीन को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्लियर हो गया सबको? कोई भी दिक्कत तो नहीं? बस अब बेच देंगे इसको। तो बेचने की जर्नल एंट्री भी लिख के समझा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बचपन में शायद आपने करी होगी। तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट कितने की बेची थी? 1 लाख। P&L अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो गया था? 71,000। और 2 मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन हमारी हमें छोड़कर चली गई, 171। तो जर्नल एंट्री के माध्यम से आप ये समझने के लिए लिख सकते हो। बाकी इसकी पोस्टिंग खाते में कैसे कर देंगे? हाँ, तो बाय बैंक 1 लाख रुपए और बाय P&L 71,000 रुपये, मतलब लॉस। तो डिस्पोजल अकाउंट जो होता है वो हमेशा टैली कर जाता है, इसमें कभी भी कोई बैलेंस नहीं बचता, जो ऑब्वियस है, क्योंकि जब आपने मशीन बेच दी तो बैलेंस किस बात का? तो ये बेसिकली कूड़ेदान है, छोटा डस्टबिन जिसमें कूड़ा आएगा और फिर कूड़ा चला जाएगा। मतलब मशीन आएगी और मशीन बिक जाएगी। हाँ, तो बस हम डायरेक्ट नहीं बेचते, हम मशीन को डिस्पोजल में लाते हैं और फिर बेचते हैं। तो ये आपका केस 1 हो गया। तो देखो आपको सबको क्लियर हो गया केस 1? इसमें कोई भी डाउट अकाउंटिंग एंगल्स को लेकर? चलो, तो क्लियर सबको? चलो ठीक है। तो अब केस 2 की तरफ अग्रसर होते हैं। केस 2 में देखो क्या होगा। अब केस 2 में लिखा है PFD अकाउंट इज नॉट मेंटेन और डिस्पोजल अकाउंट भी नॉट मेंटेन। अब हम सीधा क्या करेंगे? कूड़ा वहीं से बेच देंगे। तो सीधा इस बार हम खाली मशीन अकाउंट बनाएंगे और उसी में बेच भी देंगे। तो केस 2 लिखते हैं। अब आ जाओ, देखो केस 2 तो आपको इतना आसान लगेगा, आपको अपने बचपन की क्लास 11th की यादें ही आ जाएंगी। तो केस 2 में तो बस खाली मशीन अकाउंट बना लो। ठीक है, तो ये जल्दी से ही बना लो, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, लंबी चौड़ी कहानी। तो इसमें आप ऊपर से चेप सकते हो, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। बस लास्ट में डिस्पोजल में ट्रांसफ़र नहीं करना। तो पहले तो 1 अप्रैल को 2 बैंक अकाउंट, सबसे पहले मशीन खरीद ली आपने 2 लाख की। फिर 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन 20,000 की डेप्रीसिएशन लगा दी। तो क्या बैलेंस बच गया पहले साल? 180। ठीक है, तो सेम ही लिखना है, बस मैं इसलिए थोड़ा तेज़ तेज़ लिख रहा हूँ क्योंकि सब कुछ सेम है। बाकी कोई फिगर ना लगे समझ आई तो बताना आप। तो 180 बच गई वैल्यू। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू करेंगे तो 2 बैलेंस BD 180 सेम। फिर 1 अक्टूबर को 6 महीने का उसका डेप्रीसिएशन लिख लेंगे 9,000, यहाँ तक भी सेम। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है।
बस जो अब हल्का सा ट्विस्ट है वो येलो कलर कर देता हूँ कि मतलब इस बार ट्विस्ट क्या है, इस बार चेंज क्या है, कि इस बार अब आपको ये ट्रांसफ़र नहीं करना, अब इस बार यहीं से बेच देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है भाइयों बहनों? तो यहीं से बेचना है, अब आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। यहीं लिख लो बाय बैंक 1 लाख, यहीं से बेच दो बाय बैंक 1 लाख, और यहीं लिख लो लॉस बाय PNL 71,000। तो इस बार हमें ट्रांसफ़र करना ही नहीं है, तो इस बार यहीं से बेच देंगे, बस ख़त्म। तो क्लास 11th में अगर आपको याद हो आप ऐसे करते थे, है ना, आप डायरेक्ट बेच देते थे। तो कर लो, नोट कर लो और फिर देखो कि आप संतुष्ट हो। चलो अब केस 3 देखते हैं। अब केस 3 में क्या है, पहले ही माइंड सेट कर लेते हैं, आ जाओ। केस 3 में अब लिखा है देखो, PFD अकाउंट इज मेंटेन और डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन। तो केस 3 मुझे लगता है कि सबसे घातक हो जाएगा शक्ल से, तो क्योंकि केस 3 के अंदर कह रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है केस 3। चलो तो बातें नहीं प्यारे बच्चों, अब इसमें देखो कौन कौन से ढांचे बनाने हैं। 6 लाइन का बना लो मशीन अकाउंट, ठीक है। तो 6 लाइन का मशीन अकाउंट बन गया। छः लाइन का बना लो इस बार, तो क्या भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये मुंशी तो प्रोविजन भी मेंटेन कर रहा है। है ना, और साथ ही साथ बेचने के लिए क्या बना रहे हैं, डिस्पोजल अकाउंट। तो मतलब ये सीधा नहीं बेच रहा, कह रहा है मशीन को पहले डिस्पोजल में डालो फिर बेचो। ठीक है, तो हम मशीन को डिस्पोजल में डालेंगे पहले और फिर बेच देंगे। ठीक है, तो ये वाला केस बिल्कुल अलर्ट रहकर धीरे धीरे आराम से करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बार। 3 अकाउंट है ना, क्योंकि तो इस बार मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो पेंसिल स्केल से मत बनाओ, गंदे से बनाओ। ठीक है, तो आपको गंदे डायग्राम, गंदे लेजर बनाने। अगर पड़ोसी का सुंदर लगे लेजर तो पेज फाड़ देना। तो लाइनें टेढ़ी होनी चाहिए। हाँ, गंदा आना चाहिए, फाड़ने नहीं दे रहा। चलो चलो ठीक है, तो खैर बन गए सबके। चलो ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखते हैं। चलो तो कहानी तो फिगर तो याद ही है ना सारी सारी, अब बहुत ऊपर तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फिगर से करते हैं। आओ चलो ठीक है, तो देखो स्टोरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही देखो, 1 अप्रैल को हमने सबसे पहले मशीन खरीद ली। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। तो आप भी लिख लो, तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, अब पहले साल का जो हमारा डेप्रीसिएशन था वो कितना था, 20,000। अब बस ध्यान से देखना, फिर बताना कि समझ आया कि नहीं। अब आप देखना, आप मत लिखना,
पहला मुंशी तो कहता है कि मैं मशीन की वैल्यू ही कम कर लूँगा, पहला मुंशी तो ऐसे ही लिखता था। लेकिन ये वाला मुंशी कहता है कि नहीं नहीं, मैं मशीन की वैल्यू कम नहीं करूँगा, मैं इस डेप्रीसिएशन को अलग से प्रोविज़न में बनाकर शो कर दूंगा। तो वो इस डेप्रीसिएशन को इनफैक्ट कहाँ रिकॉर्ड कर देता है? प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, यानी कि वो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है ना। तो देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है इसीलिए क्रेडिट हो रहा है ना। तो क्रेडिट होने का मतलब है लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो ये मुंशी प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, उसमें इस डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करता है 31 मार्च 2026। तो बस पहले ये लाइन आप देखो कि समझ आई, सबको क्लियर हो गया डिफरेंस? ठीक है बस। तो देखो अच्छी बात क्या, तो जब इसके अकाउंट में मशीन की वैल्यू बचेगी बैलेंस, वो अभी भी क्या ही बचेगी? 2 लाख। तो इस मेथड में जो बेसिकली मशीन है वो कॉस्ट पर ही चलती रहती है। तो मैं ऐसा ब्रैकेट में डैश डाल के लिख भी सकता हूँ कि इस मेथड में मशीन की वैल्यू क्या डिनोट करती है? कॉस्ट। वो कम नहीं होती कभी। समझ गए कम क्यों नहीं होती? क्योंकि वो डेप्रीसिएशन इसमें लगाता ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो टू बैलेंस BD, तो हमारी मशीन की वैल्यू अभी भी 2 लाख ही चल रही है। हमारी मशीन की वैल्यू अभी भी 2 लाख ही चल रही है। और इसी तरह प्रोविज़न अकाउंट भी क्लोज कर देता हूँ, है ना। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस बच गया 20,000। तो ये मुंशी अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा देगा, कहेगा देखो 20,000 की लाइबिलिटी। और अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू करके बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं 20,000। तो इस मुंशी के हिसाब से 20,000 जो है लाइबिलिटी है और मशीन अभी भी 2 लाख की। ठीक है, तो आप ये रिकॉर्ड करके देख लो अच्छे से, सबको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हम दूसरे साल में पहुंच गए, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड ईयर की स्टोरी याद करो। सेकेंड ईयर में 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितना था? 9,000, है ना, 9,000। तो ये फिर से देखो मशीन में 9,000 नहीं लिखेगा, वो मशीन की वैल्यू कम नहीं करेगा। अब वो सेकेंड ईयर का भी जो डेप्रीसिएशन है 1 अक्टूबर, वो प्रोविज़न में ही रिकॉर्ड करेगा 9,000। तो इसका मतलब उसके लिए अब लाइबिलिटी 29,000 की हो गई। उसके लिए अब लाइबिलिटी कितनी हो गई? 29,000। लेकिन मशीन अभी भी उसके लिए कितने की है? 2 लाख की। तो मशीन की वैल्यू कम नहीं हो रही। तो क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? तो यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोविज़न अकाउंट क्या है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया प्रोविज़न अकाउंट। चलो अब बेचते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। तो कूड़ा सीधा क्या करना है? सीधा फेंकना है या ट्रांसफ़र करना है? ट्रांसफ़र करना है। तो वो तो चलो आपने देख ही लिया था, तो ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो अब हमारी जो ये 2 लाख की मशीन है ना, अब इस 2 लाख की मशीन को हम क्या कर देंगे? एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1 अक्टूबर को, तो अब हमें इसको बेचना है, लेकिन सीधा नहीं बेचेंगे, इसको मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम कहेंगे जाओ मशीन, पहले तुम उधर चली जाओ 2 लाख। तो ये मशीन जो है अब एसेट डिस्पोजल में चली गई। तो मतलब ऐसी एक एरो बनाने देता हूँ दिखाने के लिए। तो ये मशीन जो है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आ गई 1 अक्टूबर। टू मशीन अकाउंट। तो बताइए भाइयों बहनों, आप यहाँ तक बिल्कुल संतुष्ट हैं? सारा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर लग रहा है? ओके।
अब यहाँ से हम इसको बेचेंगे, हम कहेंगे भाई अब बेचेंगे। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर बेचेंगे हम। तो क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे बेचते हैं। आओ, बेचने के लिए आपको पता है पहले तो क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपए में बेच दिया था, है ना। फिर लॉस, वो भी हमको पता है, बाय P&L अकाउंट। कितना लॉस था? 71,000। तो पहले तो ये दोनों लिख लो। तो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले मैं कुछ गलती करके दिखाऊंगा, फिर आपको बाद में समझाऊंगा। तो अगर मान लो हम कहें कि चलो भाई मशीन तो बिक गई, बात ख़त्म, और खाता बंद कर दें, तो वैसे अगर हम करें मान लो, तो हम कहेंगे इस अकाउंट में बैलेंस कितना बच गया? 29,000 का, है ना। और जो PFD अकाउंट है, अगर मान लो वो भी हम सेकेंड ईयर का क्लोज कर दें, और हम कहें कि चलो भाई बस अब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, और हम कह दें कि चलो भाई बैलेंस बच गया इसका भी 29,000। तो अब ध्यान से सुनना, अब एक तरह से अभी हमारी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी नज़र आ रही होगी 29,000 की, और ये जो 29,000 की लाइबिलिटी है, ये एक ऐसे एसेट के अगेंस्ट में क्रिएट करी थी जो एसेट आप बेच चुके हैं। तो अब इस लाइबिलिटी को भी तो हमें क्लोज करना पड़ेगा, इस लाइबिलिटी को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब आप कोई एसेट बेचते हो, तो उस एसेट के अगेंस्ट जितना भी प्रोविज़न बना रखा होता है, वो प्रोविज़न भी आपको क्लोज करना होता है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो ये लाइबिलिटी तो ऐसे बैलेंस शीट में खड़ी रह जाएगी। तो हमें इस प्रोविज़न को भी क्लोज करना पड़ता है। तो मैं लाइबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री करके दिखाता हूँ पहले, फिर करेक्शन करवा दूंगा। तो बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग लॉजिक है वैसे तो, कि भाई थोड़ी सी हिंदी भी लिख देता हूँ कि एसेट बेचने पर, है ना, उसका क्या क्लोज करना है आपको? उसका प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन भी क्लोज करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और लाइबिलिटी को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। तो 29,000 रुपये से आपको अपने प्रोविज़न को डेबिट करना है। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी इज़ ओवर, लाइबिलिटी ख़त्म, और मशीन हमें छोड़कर चली गई, तो टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो ये एक एंट्री बस समझने के लिए करवा रहा हूँ, वैसे कोई ज़्यादा खास काम नहीं है, लेकिन बस ये समझाने के लिए कि आपको अपना प्रोविज़न क्लोज करना पड़ता है। तो जब भी एसेट बेचते हो, उस एसेट के अगेंस्ट जितना प्रोविज़न बनाया है वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया लॉजिक? चलो ठीक है, तो मैं पोस्टिंग भी कर लेता हूँ अब। तो अब आप समझ ही गए होंगे। खैर, तो हम इसको बैलेंस तो नहीं लिखेंगे अब। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में तो क्या लिख देंगे? बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। और प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या लिख देंगे? टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो प्रोविज़न जो है वो क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये आप लिख लो, नोट कर लो, देख लो। आपको 6 सेकंड देता हूँ डाइजेस्ट करने के, अगर कोई भी दिक्कत लग रही है तो बताओ। चलो, तो ये सबसे मतलब मज़ेदार चटपटा केस था मेरे हिसाब से। अब केस 4 और कर लेते हैं, तो वो भी अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगी। अब केस 4 में क्या होगा? PFD तो मेंटेन कर रहा है वो, लेकिन डिस्पोजल नहीं कर रहा। मतलब अब इस बार हम सीधा बेच देंगे। चलो, तो केस 4 और कर लेते हैं। तो केस 4 तो मुझे लग रहा है अब सिंपल ही हो जाएगा आपके लिए। तो केस 4, क्योंकि शुभम भाई मशीन हमें छोड़कर चली गई, नहीं तो क्या करें क्रेडिट? तुम बताओ फिर।
बताओ शुभम, क्या करें क्रेडिट? चलो, तो केस 4 में बस 2 ही ढांचे बनाने हैं आपको। एक तो 6 लाइन का मशीन अकाउंट, और 6 लाइन का PFD अकाउंट। इसमें डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना। अब इस बार सीधा मशीन के अंदर ही बेच देंगे। चलो, तो इस बार तो सब कुछ सेम ही है, तो थोड़ा सा फास्ट लिख लेते हैं। मुझे नहीं लगता इस बार कोई दिक्कत आएगी। बस समझ गए इस बार ट्विस्ट क्या रहने वाला है? इस बार बस सीधा मशीन के अंदर ही बेचना है। बाकी डिस्पोजल तो बनाना ही नहीं है इस बार। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो पहले तो 1 अप्रैल 2025 को मशीन खरीद ली, टू बैंक 2 लाख, और 31 मार्च 2026 को वही बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस CD 2 लाख, है ना। मशीन की वैल्यू तो कम नहीं करेंगे, 2 लाख। और इसका डेप्रीसिएशन तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? PFD में। तो 31 मार्च 2026 को बाय डेप्रीसिएशन 20,000 PFD में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि ये तो लाइबिलिटी दिखाता है 20,000। और यही आ गया हमारा बैलेंस पहले साल का, टू बैलेंस CD 20,000। अब दूसरा साल बना लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 को मशीन में टू बैलेंस BD 2 लाख, और PFD में भी लिख लेता हूँ 1 अप्रैल 2026 बाय बैलेंस BD 20,000। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन था 9,000, वो भी इसी में लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन 9,000। तो टोटल प्रोविज़न में अब हो गया 29,000, 29,000। बस अब हमें मशीन बेचनी है, तो अब 2 सेकंड रुक जाता हूँ आपसे वार्तालाप करने के लिए। पहले यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ सेम चेप लिया, ठीक है। अब मशीन बेचनी है, तो पहले आप बताओ, अब मशीन बेचनी है तो कैसे बेचेंगे? अब सीधा यहीं पे ही बेच देंगे हम। तो 1 अक्टूबर को बाय बैंक लिख देंगे 1 लाख रुपए, है ना। बाय PNL भी यहीं लिख लेंगे, जो लॉस हुआ 71,000। अच्छा, अब हमें क्या क्लोज करना है? प्रोविज़न भी क्लोज करना है, तो वो भी उसकी एंट्री बोल सकते हो ओरली, नहीं तो PFD अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि इस बार डिस्पोजल तो है ही नहीं। तो PFD अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहाँ आ गया बाय PFD अकाउंट, और इधर आ गया टू मशीन अकाउंट। तो प्रोविज़न भी क्लोज हो गया, तो मशीन भी बेच दी वहीं से वहीं डायरेक्ट, और प्रोविज़न भी क्लोज हो गया। बस, तो देख लो, आप देख लो कि आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है? संतुष्ट हो तो मतलब अकाउंटिंग जो है एग्ज़ाम में 4 तरीक़ों से आ सकती है। तो मैंने तो चारों डेमो आपको सिखाने के लिए करा दिया है ना। तो वो क्वेश्चन जो बोलेगा उस तरह से करना है। तो PFD अकाउंट भी बनाने को बोल सकता है, वो नहीं भी बोल सकता। डिस्पोजल भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता। तो अगर डिस्पोजल बोलेगा तो ट्रांसफ़र कर दो, डिस्पोजल नहीं बोलेगा तो सीधा बेच दो। चलो, तो कर लो नोट, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो, तो अब आप नए पेज पे आ सकते हो, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग का काम ख़त्म हो गया एक तरह से। तो नए पेज से आप नई हेडिंग डालना। कुछ हमें छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, दिमाग थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि इतनी गहरी बात कर ली। तो पहला छोटा टॉपिक का नाम लिखना है अब आपको, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चलो, तो इसमें एक छोटा सा ऐसी डायग्राम बनाकर ही समझा देते हैं। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो। तो मशीन की लाइफ मान लेते हैं 5 साल है, और मशीन की कॉस्ट मान लेते हैं 2 लाख है, और डेप्रीसिएशन मान लेते हैं जी 20% है WDV। ठीक है, तो मनगढ़ंत फिगर कुछ भी लिख ली, आप भी लिख लो। तो मशीन की कॉस्ट मान लेते हैं 2 लाख रुपए है, डेप्रीसिएशन है 20% WDV, और 5 साल की लाइफ मान लेते हैं। चलो, तो कैलकुलेटर पे या दिमाग में जैसे मन करे। तो पहले साल का डेप बताओ। 20,000। तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़। 40,000। ठीक है, तो पहले साल का डेप कितना आ गया? 40,000। ठीक है, हाँ 20% पर एनम, पर एनम ही होता है। फिर उसके बाद दूसरे साल का डेप बताओ कितना? दूसरे साल का 65,000, 32,000। ओके, ठीक है। तो पहले यहाँ तक देखो, आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है? यहाँ तक ओके? चलो, तो 2 साल बाद क्या बुक वैल्यू बची वो बताइए। एक 1,28,000। ठीक है, 1,28,000। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन वाला कहता है कि भाई कंपनी को लगा कि WDV मेथड तो अब सही नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, और 3rd ईयर से, फ्रॉम 3rd ईयर उन्होंने अब डेप्रीसिएशन को चेंज कर दिया। अब उन्होंने कह दिया भाई डेप्रीसिएशन जो है 15% लगाएंगे हम पर एनम, और वो भी SLM मेथड से। तो उन्होंने अपने मेथड को चेंज कर दिया भाइयों बहनों, तीसरे वर्ष से अब 15% लगाएंगे, वो भी SLM मेथड से। तो अब तीसरे वर्ष का डेप निकालिए जी। 19,200। तो सब बच्चे यही कहना चाहते हैं। चौथे वर्ष का भी बताइए, और 5वें वर्ष का भी बताइए। चलो, तो मज़े आ गए आपके। तो बस इस प्रक्रिया को बोलते हैं चेंज इन मेथड। तो बस, तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आपसे ड्रामा करवाए। तो बस वैल्यू चेंज होगी, अकाउंटिंग चेंज नहीं होगी। मतलब आपको घबराना नहीं है, समझ गए? घबराना क्यों नहीं है? अकाउंटिंग सेम है, बस क्या चेंज हो गया? वैल्यू। तो पहले डेप्रीसिएशन आ रहा था 40, फिर 30 या 32 मतलब, और उसके बाद डेप्रीसिएशन की वैल्यू चेंज हो गई। तो अकाउंटिंग सेम रहेगी। तो इसको बोलते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। तो वो कुछ भी हो सकता है, इससे वो, उससे ये, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 5, कुछ भी हो सकता है। तो समझ गए, छोटा सा टॉपिक है। तो इसको बोलते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। तो इसका वैसे एक ही क्वेश्चन है किताब में भी, तो कोई ज़्यादा खास बड़ी बात है नहीं। चलो, उसके बाद अगला
अगले का नाम है जी रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अनुमान में परिवर्तन। वाह क्या हिंदी बोली है ना। रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो अनुमान में परिवर्तन है ना। तो आपके भी अनुमान में परिवर्तन होता है। सीए फाउंडेशन में जब आप पहले दिन आते हो तो आपको लगता है मैं 400 नंबर लाऊंगा, फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो आपका अनुमान चेंज होता रहता है ना। तो ऐसे ही एक डायग्राम बनाते हैं इसमें भी। चलो तो छोटा सा ही डायग्राम बनाओ। चलो तो एक आदमी बना लो, तो कॉस्ट लिख लो 5 लाख, 5 लाख की मशीन है। स्क्रैप वैल्यू 20,000 और लाइफ लिख लो 4 इयर्स। ठीक है, तो लाइफ जो होती है वो वैसे एस्टिमेटेड होती है ना, तो इसने एस्टिमेट लगाया कि 4 साल ये चलेगी। चलो तो अब निकालो डेप्रीसिएशन, पहले वर्ष का निकालो डेप। निकालिए जी, पहले वर्ष का डेप बताइए। 1,20,000। ठीक है, तो यही आ रहा है सबका। ठीक है, 1,20,000। फिर दूसरे साल का डेप बताइए। मेथड तो वो देता ही नहीं, वो तो सोचता है बच्चा सीए है। मेथड क्यों देगा वो, तो मेथड तो अपने आप दिमाग लगाओ। वो तो आपको अब जब कुछ भी नहीं दिया तो हाँ फिर तो ऐसे 1,20,000। हाँ 1,20,000। ठीक है, तो बस 2 ही साल का बना लो आप डायग्राम अभी। तो 1,20,000 और 1,20,000। तो पहले तो अब बताओ 2 साल बाद क्या बुक वैल्यू बची। $260। यही बची 260। ठीक है, तो बुक वैल्यू बच गई 260। तो अब देखना मेन काम। अब इस भाई के अनुमान में चेंज आ जाता है 2 साल बाद। अब इसका अनुमान चेंज हो जाता है। अब इसको लगता है कि यार ये तो मशीन बड़ी अच्छी लग रही है, और ये तो मतलब अभी 2 साल नहीं बल्कि ये तो अभी इसकी रिमेनिंग लाइफ और 5 साल बची है। तो इसका अनुमान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो टॉपिक समझ गए पहले आप। तो टॉपिक का नाम है रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो पहले उसका अनुमान कुछ था, लेकिन बीच में आके 2 साल बाद उसका अनुमान चेंज हो जाता है। चलो अब चेंज हो गया तो खैर, अब आपको निकालना है रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन। समझ गए अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना है रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन। क्योंकि अब इसको लग रहा है कि अब ये मशीन 5 साल और चलेगी। तो निकालो पहले आप, फिर मैं बताता हूँ। 52,000। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे निकाला। 2,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कौन करेगा, अपॉन 5। 48,000। सही। तो अब वो इस मशीन को 48 हर साल डेप्रीशिएट करेगा। तो देख लो, लिख लो, डाइजेस्ट करके फिर बताओ कि डाइजेस्ट हो गया या अजीब सा लग रहा है। नहीं लो, बच्चा कह रहा है दोबारा माइनस क्यों कर रहे हैं। तो
ऐसे तो भाई 2 बार लाइफ क्यों एस्टिमेट करी ये भी पूछ लेते। ये भाई आपने ये क्यों नहीं पूछा कि सर ये बताओ आपने लाइफ 2 बार क्यों ली, वो भी पूछ लेते फिर तो। भाई लाइफ भी तो 2 बार ली, एक बार 4 ली, एक बार 5 ली, तो क्यों ली फिर 2 बार लाइफ, बताओ, आप भी बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइफ क्यों ली फिर 2 बार। तो है कोई उत्तर? हाँ, तो मेरे पास भी नहीं है। तो बस बात खत्म, कट गया। तो भाई ओके है कहानी, 2 बार कुछ नहीं ली भाई, वो तो कैलकुलेशन रिवीजन हो रहा है ना, तो फॉर्मूला तो पूरा ही लगेगा ना दोबारा से। तो ऐसा नहीं कि 2 बार ले रहे हैं, 2 बार तो फिर ऐसे तो लाइफ भी ले रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो सर पहले 5 लाख भी ले रहे हैं, फिर बाद में 260 भी ले रहे हैं। तो हम तो पूरा रिवीजन कर रहे हैं ना, फॉर्मूला तो फिर पूरा कंप्लीट दोबारा लगेगा ना। मतलब आप इसको ऐसे देख लो ना, ऐसे समझ लो, यहाँ से देखो क्वेश्चन, ये मानो कि आपने एक मशीन आज खरीदी है 260 की, अब स्क्रैप वैल्यू तो जो है वो वही रहेगी 20। आप ऐसे सोच लो तो क्या आएगा, डेप्थ, फिर तो यही आएगा ना। तो समझ गए खेल? तो देख लो, डाइजेस्ट करने के मैं और 6 सेकंड दे रहा हूँ, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो क्लियर है सबको? रिवीजन ऑफ लाइफ ओके? चलो, तो ये भी हो गया छोटा सा। इसके बाद लिखो अगला सितारा। अगले सितारे का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। चलो, तो ये थोड़ा सा मज़ेदार है, तो इसको ध्यान से बनाते हैं। तो लिखो जी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट में केस 1, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो ऐसी एक डेमो दे रहा हूँ, तो मान लेते हैं कि जैसे आपकी मशीन 1 लाख की है, ठीक है, और अब इसको रीवैल्यू कर रहे हैं, मशीन को रीवैल्यू कर रहे हैं कि भाई अब हमें लग रहा है कि ये मशीन की वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए, अब हम इसको 20,000 रुपये मतलब ज़्यादा करना चाहते हैं। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए, क्या पता आपकी बुद्धि चले, कि क्या जर्नल एंट्री करोगे, फिर मैं बताता हूँ। तो आपको मशीन की वैल्यू 20,000 बढ़ानी है। तो अगर आपको एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करोगे? सही, तो मशीन अकाउंट को तो डेबिट कर दोगे, है ना? ठीक है, तो मान लो मेरी बैलेंस शीट थी, ऐसे ही ड्रामा कर रहा हूँ। तो मशीन की वैल्यू तो अब आपने बढ़ा दी, तो मशीन की वैल्यू तो आपने 20,000 रुपये बढ़ा दी, तो मशीन की वैल्यू तो हो गई 1,20,000। लेकिन अब क्रेडिट एस्पेक्ट क्या करोगे? भाई बैलेंस शीट तो टैली नहीं हो रही है अभी, क्योंकि आपने एसेट तो बढ़ा दिया, तो एसेट तो बढ़ गया भाइयों, लेकिन क्रेडिट एस्पेक्ट में क्या करें? समझ रहे हो पॉइंट? कि आपने खाली मशीन तो बढ़ा दी, लेकिन क्रेडिट एस्पेक्ट क्या करना है? टू कैपिटल। कैपिटल क्यों बढ़ाएंगे, उसका लॉजिक भी दो फिर। इन्वेस्ट तो पहले करी थी ना, 20,000 बढ़ गई तो पहले देखो, बचपन की यादें करवाता हूँ। 12वीं में तो आप करते थे रिवैल्यूएशन की, फ़ायदा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? और छोटे थे 11th में थे तो P&L अकाउंट, फ़ायदा हो गया।
तो चाहे हम P&L अकाउंट कहें, चाहे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहें, वैसे तो वो फ़ायदा अल्टीमेटली मालिक तक पहुंचता है ना, कैपिटल में चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्योंकि अब थोड़ा सा फाउंडेशन के अंदर आ गए, तो हम कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसको हम एक नया सरप्लस बना देते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और लाइबिलिटी में इसको भी शो करना शुरू कर देते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस 20,000, ऐसे कर देते हैं। तो है तो फ़ायदा ही, है तो फ़ायदा ही, लेकिन बस थोड़ा ड्रामा करना है हमें तो क्लाइंट को दिखाने डराने के लिए, तो P&L में नहीं डालते, उसको एक अलग से नाम दे दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो देखो एंट्री से आप संतुष्ट हो, क्लियर है एंट्री, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो छोटा सा ड्रामा करने के लिए। तो ये तो हो गया इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। चलो उसके बाद केस 2, केस 2 में लिखते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो इसमें भी छोटा सा एक ड्रामा करते हैं आपके साथ। तो इस बार मान लेते हैं अपने को मशीन की वैल्यू कम करनी है। बताओ कितनी कम करें, आप ही बताओ। चलो चलो 20 मत करो, कुछ और फिगर कर लेते हैं। हाँ, तो मशीन रीवैल्यूड एट 60,000 कर लेते हैं। चलो तो मान लो अब आपको मशीन की वैल्यू कम करनी है ना। तो एक एस्पेक्ट मैं बताऊंगा, एक आप बताओगे, ठीक है। तो पहले तो मैं मशीन की वैल्यू कम करने का एस्पेक्ट बता रहा हूं। तो मशीन की वैल्यू कम करने के लिए हम मशीन को क्रेडिट कर देंगे। तो मशीन को 40,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे, तो मशीन की वैल्यू 40,000 कम हो जाएगी, है ना। तो मशीन की वैल्यू 40,000 कम कर दी मैंने। तो मैंने तो अपना एस्पेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मेरा एस्पेक्ट तो कंप्लीट। अब आप बताओ अपना एस्पेक्ट, मेरा तो कंप्लीट। कि अब ये क्योंकि मशीन की एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो अब क्या करना है, रीवैल्यूएशन डेफिसिट डेबिट। फिर उसको कहाँ दिखाएं, हाँ कैपिटल के नीचे, कैपिटल में से माइनस करके। चलो ठीक है। तो आइए जी, तो देखो प्यारे बच्चों, जब डिक्रीज़ होता है हमारा एसेट का वैल्यू कम होता है, तो हम फिर उसमें कोई रीवैल्यूएशन डेफिसिट ऐसा कोई टर्म नहीं होता, वो नहीं करते कुछ। फिर हम इसको नुकसान मानते हैं कि ठीक है भाई ये तो हमारा नुकसान हो गया। तो ICAI कहता है फिर इसको आप सीधा अपने P&L में ही डेबिट कर दो, भाई नुकसान हो गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो नुकसान हो गया तो क्या करना है, अपने सीधा P&L को डेबिट करना है। हाँ, अब इसका अकाउंटिंग एंगल समझने के लिए, क्योंकि आप समझ रहे हो, तो अगर P&L में नुकसान हो गया तो एक तरह से ये नुकसान क्या करेगा, कैपिटल को कम कर देगा, है ना, क्योंकि P&L में डेबिट मतलब नुकसान हो गया, लॉस। तो अल्टीमेटली वैसे बात फिर वही रहेगी बैलेंस शीट के नज़रिए से। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है। तो फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर नुकसान होगा तो फिर क्या करना है, सीधा P&L, है ना। तभी तो क्लाइंट को डरा पाएंगे हम, नहीं तो क्लाइंट समझ जाएगा चालाकी। तो क्लियर हो गया खेल। चलो उसके बाद देखो केस 3 जो होगा वो आपको जड़ से हिला देगा। केस 3 में अब क्या होने वाला है, केस 1 में क्या हुआ था पहले याद कर लो। मशीन की वैल्यू क्या हो गई थी,
बढ़ गई थी ना, ठीक है। तो वहाँ से अब एक एरो लाते 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 केस 3 में लिखते हैं subsequent decrease in asset, subsequent decrease asset। तो इस इंग्लिश का पहले हिंदी में मतलब बताओ। सब्सीक्वेंट डिक्रीज इन एसेट का मतलब क्या हो गई? क्या गिरावट कह रहे हो? तो सब्सीक्वेंट डिक्रीज का मतलब ये है, पूरी बात का मतलब कि कोई एसेट जिसकी वैल्यू आप पहले बढ़ा चुके हो, अब उसको बाद में उसकी वैल्यू क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो, राइट। तो सब्सीक्वेंट डिक्रीज का लिंक जो है केस 1 से समझ गए क्यों बनाया? क्योंकि केस 1 में पहले आपने उस मशीन की वैल्यू को बढ़ाया था, अब हम इसको वापस 1 साल बाद गिरा रहे हैं, घटा देंगे, तो इसीलिए आप ये बना लो। तो मशीन की वैल्यू को गिराते हैं, मशीन इज रीवैल्यूड एट 95,000 कर लेते हैं, चलो। तो मशीन की वैल्यू में अब गिरावट करवा देते हैं। तो सब्सीक्वेंट डिक्रीज का मतलब है पहले बढ़ा था, अब बढ़ाने के बाद उस एसेट में गिरावट हो रही है। चलो, तो जब तक आप ड्राइंग बनाओ तब तक एंट्री की तैयारी कर देते हैं। अब देखते हैं कौन है सुपर होशियार बच्चा। तो मैं एक अकाउंटिंग एंगल तो मैं बताऊंगा। तो मशीन की वैल्यू कम करने के लिए मशीन को क्रेडिट कर देता हूँ 25,000 रुपये। चलो, तो मैंने तो अपना बता दिया, अब आप डेबिट का आप बताओगे। क्या? तो मशीन की वैल्यू तो कम हो गई, तो पहले इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो अब क्योंकि गिरावट आ गई तो बच्चा कह रहा है सर अब तो नुकसान हो गया, तो P&L डेबिट 25,000। तो बताओ, तो देखो क्या है लॉजिक, क्या कहता है। आपने जब इस मशीन को बढ़ाया था तो आपने एक रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट कर लिया। अब वही मशीन गिर रही है, वही मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो आपको टिल द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस तो इसी को यूज़ करना है। तो अब आप अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को ही क्या कर दोगे? ख़त्म कर दोगे। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप ख़त्म कर दोगे कितने रुपए? 20,000। और अभी भी लेकिन 5,000 का नुकसान बाकी है, तो वो फिर P&L अकाउंट में चला जाएगा, राइट। तो बताइए भाइयों बहनों, आप संतुष्ट हैं या अजीब सा लग रहा है? संतुष्ट? क्लियर है? लॉजिकल? ठीक है, तो कर लो आप भी एंट्री। तो पहले आपको अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को ख़त्म करना है, क्योंकि वो पहले बनाया था, और फिर भी एक्स्ट्रा नुकसान हो गया तो फिर वो P&L में डाल देंगे। तो क्लियर है ऑनलाइन के चीज़? तो आप भी बता देना भाइयों बहनों, है ना? तो लॉजिकल है। अब चौथा केस, तो केस 2 से एक एरो लेकर आते हैं। केस 2 से एरो लाते हैं, केस 2 से एरो लाते हैं, केस 2 से एरो लाते हैं, और केस 2 से एरो लाते 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 अब लिखते हैं केस 4। सब्सीक्वेंट इंक्रीज, सब्सीक्वेंट इंक्रीज
चलो तो पहले तो वही बना लेते हैं। तो क्या थी केस 2 वाली बैलेंस शीट? मशीन अपनी 60 की थी, है ना, मशीन अपनी 60 की थी और P&L से हमने नुकसान बुक कर रखा था। अब इस मशीन को बढ़ाएंगे, सब्सीक्वेंट इंक्रीज का मतलब समझ गए? तो केस 2 में आपने गिरावट करी थी पहले 40,000 की, है ना। अब इस मशीन को बढ़ाते हैं। तो केस 2 में आपने गिरावट करी थी, अब उस मशीन को बढ़ाते हैं। तो मशीन इज रीवैल्यूड एट 1,15,000। तो मशीन की वैल्यू बढ़ा देते हैं, है ना भाई, मशीन की वैल्यू बढ़ा देते हैं। चलो तो अब सोचो, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करो। मैं तो एक अकाउंटिंग एंगल बताऊंगा बस। मशीन की वैल्यू 55,000 रुपये बढ़ गई, बाकी आप सोचो। तो पहले 2 P&L मतलब फ़ायदा कहाँ लिखोगे? 40,000। वेरी गुड। तो समझ गए लॉजिक, क्योंकि आपने पहले नुकसान को P&L में लिखा था, तो 40,000 तक तो आप P&L को ही वापस रिटर्न करोगे, और फिर भी एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। तो 2 रीवैल्यूएशन सरप्लस 15,000। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लिख लो एंट्री। तो आई होप समझ भी आ गई होगी वैसे तो खैर। तो हम अपने एसेट की वैल्यू में कई बार उतार चढ़ाव यानी कि रीवैल्यूएशन इस प्रकार से कर लेते हैं। तो बोलो क्लियर है बिल्कुल? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो ये अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंट सितारा था। इस सितारे में आपने क्या सीखा? बेसिकली रीवैल्यूएशन। तो ओके हो गया वाला पॉइंट भी? अच्छा ठीक है। बस इसके बाद लास्ट सितारा और है, मतलब कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन फिर पूरे चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट सितारा लिखते हैं। इसका नाम है, लास्ट सितारे का नाम है इनटेंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन। चलो तो ये तो खैर बहुत ही छोटी सी बातें हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा लगेंगी आपको। तो पहले तो फर्स्ट एरो में इनटेंजिबल एसेट के बारे में ही बता दो जो जो आपको पता है। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, और मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। हाँ ठीक है। तो यही सब बेसिकली बातें लिख लेते हैं। तो नो फिजिकल सब्सटेंस, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, है ना। तो ये तो इसकी बेसिक मतलब हो ही गई। फिर कुछ एग्जाम्पल सुना दो। गुडविल और सॉफ्टवेयर, पेटेंट और, हाँ सॉफ्टवेयर हो तो गया, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, फॉर्मूले, ठीक है ना, एटसेट्रा। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
फिर अगला एरो डाल के गवर्न्ड बाय, ये ज़रूर याद रखना, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। इंटेंजिबल एसेट्स का एक नियम है बेसिकली बाकायदा, मतलब इनको कौन गवर्न करता है, तो बताओ। 12th में तो पढ़ा था वैसे। AS कौन सा नंबर, AS 26, हाँ AS 26। तो इंटेंजिबल एसेट्स को गवर्न करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26। और फिर नेक्स्ट एरो डाल के लिखते हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना। इसका नाम है, मतलब इसमें कहानी लिखो, इंटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, intangible asset can be recognized in financial statements, when they meet the following conditions। ठीक है, तो ये बाकायदा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 4 नंबर की थ्योरी में, या ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है 2 नंबर तक, कि आप इंटेंजिबल एसेट को कब रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। मतलब कैन बी रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, है ना, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो हम इंटेंजिबल एसेट को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब नीचे दी गई कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो वो कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो लिखो पहले तो ए में तो लिखा है इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइएबल। ये कीवर्ड बादल बना लो, यानी कि वो आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए। तो मान लो कोई सॉफ्टवेयर है या कोई फॉर्मूला है या पेटेंट है, तो पेटेंट का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई कॉपीराइट है तो उसका सबूत एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि वैसे बोल दिया। तो मतलब आइडेंटिफाइबल का मतलब कि इंटेंजिबल एसेट का कुछ ना कुछ प्रमाण आपके पास होना चाहिए, तभी उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसे नहीं कि बस हो गया। सेकंड कंडीशन बी, एंटरप्राइज कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सच एसेट। तो लिखो, अभी आपस में किट्टी पार्टी नहीं करो। गुडविल की तो वैल्यू निकलती है बाकायदा, वैल्यूअर्स गुडविल निकालते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़। उसके बाद दूसरी कंडीशन में कीवर्ड है एक्सरसाइज कंट्रोल। तो एंटरप्राइज जो है, मतलब कि बिजनेस जो है, वो उस एसेट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हो। मान लो मेरे पास कोई पेटेंट है, मैं बोल रहा हूँ, तो उस पेटेंट को कंट्रोल करने का मेरे पास अधिकार होना चाहिए। तो एंटरप्राइज कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सच एसेट। सी वाली आपने बचपन में पढ़ी थी जब आप क्लास 11th में, आज से 10 साल पहले, बहुत छोटे थे। चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स सिखाई थी आपको। एसेट की डेफिनेशन के अंदर ये सेम लाइन आती है जो अब लिखेंगे। तो याद है एसेट की डेफिनेशन? नहीं सर, क्या कह रहे हो? तो लिखो, थर्ड कंडीशन है इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स attributable to the asset will flow to the enterprise, तो इसमें कीवर्ड हो गया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट का मतलब ही यही होता है
हम एसेट हर उस चीज़ को बोलते हैं जो भविष्य में आपको फ़ायदा देगी, जिससे आपके पास पैसा भविष्य में आएगा। हर वो चीज़ जिससे भविष्य में पैसा आएगा हम उसको एसेट बोलते हैं। और चौथी और आखिरी कंडीशन सबसे ज़रूरी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो कॉस्ट को ब्लॉक बना लेते हैं और रिलायबली को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट को आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब उसकी कॉस्ट को मेजर करा जा सके। तो इसका आपने बचपन में क्लास 12th में एक रट्टा मारा था इस पॉइंट का। क्या था वो रट्टा? कि सिर्फ परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, ओनली परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड, है ना। तो उसका रीज़न ही यही है क्योंकि परचेज्ड गुडविल के टाइम पे आपको पता है ना कितने रुपए दिए, आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई गुडविल खरीदी और मैंने बदले में 5 करोड़ रुपए दिए, तो मुझे पता है इसका मतलब इसकी कॉस्ट क्या है, 5 करोड़। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप उसकी कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो इंटेंजिबल एसेट को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उसकी कॉस्ट पता हो। अगर कॉस्ट नहीं पता तो फिर नहीं निकाल, फिर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हम। तो थ्योरी के लिए मतलब ये 4 कंडीशंस रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि इंटेंजिबल एसेट को हम रिकॉर्ड कब करेंगे, तो बस तब करेंगे जब ये चारों बातें सेटिस्फाई होंगी। चलो इसके बाद अगला एरो। अब अमोर्टाइजेशन के बारे में बताओ। बिल्कुल सही। तो अमोर्टाइजेशन के बारे में तो बस एक ही लाइन लिखनी है आपको, फॉल इन द वैल्यू ऑफ कौन सा एसेट? इंटेंजिबल एसेट, राइट। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। चलो तो अब ध्यान से देखना, देखो एग्जाम के क्वेश्चन की चालाकियां सिखा रहा हूं आपको। तो पहले स्टार पॉइंट डाल देता हूं। अकाउंटिंग इज 100% सेम, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम की चालाकी सिखा देता हूं। तो जो हमने आज अकाउंटिंग सीखी है, जितना भी हमने आज डिस्कशन करा मशीन के बारे में, मशीन अकाउंट, अगर पूरे क्वेश्चन में वो मशीन अकाउंट को रिप्लेस करके बोल दे कि आपने मशीन नहीं खरीदी, आपने पेटेंट खरीदा, तो आपको बस नाम चेंज करके मशीन अकाउंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? पेटेंट। पर क्या लॉजिक चेंज होगा? नहीं, कोई लॉजिक चेंज नहीं होगा, अकाउंटिंग पूरी तरह से सेम रहेगी। एग्जैक्टली। और जहाँ जहाँ आप लिखते हो डेप्रीसिएशन अकाउंट, है ना, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट की जगह फिर आप शब्द बदल के क्या कर दोगे? अमोर्टाइजेशन अकाउंट। तो अकाउंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको शब्द बदल लें। तो ये छोटा सा एक बादल बना लो आप, ताकि पता रहे कि अगर मान लो क्वेश्चन बदल दे शब्दों को, तो शब्द बदलने, बाकी अकाउंटिंग तो सेम ही रहेगी। चलो ठीक है। तो ये तो मतलब कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो पहले यहाँ तक एक बार देख लो अच्छे से कि क्लियर है सारी कहानी। चलो ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करें।